हेलो दोस्तों, आप सभी का रेल माता स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने 16 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए दोस्तों, अपना पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 युद्धपोत और एक सबमरीन नौसेना को कमीशन किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को 2 युद्धपोत INS सूरत डिस्ट्रॉयर और INS नीलगिरी स्टेल फ्रिगेट और एक सबमरीन INS वागसीर नौसेना को कमीशन किए हैं। वारशिप्स की कमीशनिंग के दौरान मुंबई के नवल डाक पर यहाँ पर नवल डाक से किए गए हैं। कहाँ से किए गए हैं? नेवल डॉक से किए गए हैं। यहाँ पर कौन गए थे? प्रधानमंत्री मोदी गए थे। और क्या क्या किए गए हैं? 2 युद्धपोत है, INS सूरत और INS नीलगिरी। ठीक है ना। INS सूरत तो डिस्ट्रॉयर है और INS नीलगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट है और INS वागसीर क्या है? सबमरीन है। कौन कौन से? INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर। वागसीर तो क्या है? सबमरीन है। INS सूरत क्या है? डिस्ट्रॉयर है और INS नीलगिरी क्या है? स्टेल्थ फ्रिगेट है। आगे चलते हैं। INS नीलगिरी P17A स्टील फ्रिगेट परियोजना का पहला जहाज है। INS नीलगिरी है जो P17A स्टील फ्रिगेट का परियोजना है। किस परियोजना के तहत बनाए गए हैं? इनको बनाया गया है INS नीलगिरी को P17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना के तहत बनाया गया है और ये पहला जहाज है और इसमें एडवांस सर्वाइबिलिटी सी किम्पिंग है। इसे इंडियन नेवी के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? इंडियन नेवी के वारशिप ब्यूरो ने तैयार किया है। INS सूरत P15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज है P15B का। ठीक है ना। इसमें और INS वागसीर कौन सी है? कल ही बताया था। INS वागसीर कौन सी है? P75 परियोजना का। ठीक है ना। तो देखिए, INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वागसीर तीनों को कमीशन किया गया है। नेवल डॉक से कमीशन किया मुंबई से। INS नीलगिरी P17A स्टेल्थ फ्रिगेट परियोजना का भाग है, पहला जहाज है। ठीक है ना। और किसने डिजाइन किया है? इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। INS सूरत P15B का चौथा और अंतिम जहाज है। P15B का चौथा और अंतिम जहाज कौन सा? INS सूरत है। ठीक है। नीलगिरी तो पहला जहाज है स्टील फ्रिगेट परियोजना का, P17A स्टील फ्रिगेट परियोजना का, और INS सूरत P15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है और ये एडवांस नेटवर्क और एडवांस वेपन सेंसर पैकेज से लैस है। आगे चलते हैं। INS वागसीर P75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट कलवरी क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है जिसे बनाने में फ्रांस के नेवी ग्रुप की मदद ली गई है। ये एंटी सरफेस वार, एंटी सबमरीन वार, वायर गार्डेड टारपीडो, एंटी शिप मिसाइलों और एडवांस सोनार सिस्टम से भी लैस है। और ये क्या है? दागो और भूल जाओ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने CISF की 2 नई रिजर्व बटालियन बनाने की मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की 2 नई रिजर्व बटालियन बनाने की मंजूरी दे दी गई है। पहले कितनी थी? 13 थी। अब 2 और बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 15 बटालियन हो जाएगी। ठीक है ना। 13 से बढ़कर 15 हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है, गृह मंत्रालय के तहत आता है। और 2 बटालियन और बनाने की, रिजर्व बनाने की घोषणा कर दी है। ठीक है। इसके तहत 2000 नई जॉब निकलेगी, क्रिएट होगी। हर एक नई बटालियन में विभिन्न रैंकों के लगभग 1025 सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे। इसका नेतृत्व सीनियर कमांडेंट स्तर का अधिकारी करेगा। CISF देश के 68 नागरिक हवाई अड्डों, देश के कितने? 68 तो एयरपोर्ट, परमाणु और एरोस्पेस क्षेत्र, कई सुविधाओं के अलावा ताजमहल, लाल किले जैसे ऐतिहासिक स्मारकों को आतंकवाद विरोधी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी तमिल संगमम 3.0 का उद्घाटन किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी तमिल संगमम 3.0 का शुभारंभ किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जनवरी को नई दिल्ली में काशी तमिल संगमम के तीसरे चरण KTS पोर्टल का शुभारंभ किया है। काशी तमिल संगमम KTS पोर्टल का लॉन्च किया है। और ये कौन है? अपने
धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है। ठीक है दोस्तों, 3.0 का उद्घाटन किया है, नई दिल्ली में किया है। आगे चलते हैं। यह अब तक का तीसरा काशी तमिल संगमम है। पहले काशी तमिल संगमम का आयोजन 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 के दौरान किया गया था। पहला कब किया गया था? 2022 में। इस साल का विषय क्या है? मेन तो ये है, सिद्ध चिकित्सा पद्धति और शास्त्रीय तमिल साहित्य में ऋषि अगस्त के महत्वपूर्ण योगदान पर आधारित है। 2025 के काशी तमिल संगमम का विषय क्या है कि सिद्ध चिकित्सा पद्धति और शास्त्रीय तमिल साहित्य में ऋषि अगस्त्य के महत्वपूर्ण योगदान पर आधारित है। इस संस्करण में स्टूडेंट, टीचर सहित प्रोफेशनल और रिसर्चर सहित 1000 लोग हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 200 तमिल विद्यार्थियों का एक समूह भी वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा में भाग लेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। पूरे एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया, और ये कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। ये कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। इस मंदिर का निर्माण नवी मुंबई के खारघर में किया गया, नवी मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इस्कॉन मंदिर नवी मुंबई में। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे चलते हैं। यह इस्कॉन का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें संस्थापक स्वामी श्री प्रभुपाद का स्मारक होगा। संस्थापक के स्वामी, एशिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें संस्थापक स्वामी श्री प्रभुपाद का स्मारक होगा। इस मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी द्वारा मंदिर रखा गया है। इस्कॉन मंदिर का नाम क्या है? श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का रखा गया है। इस्कॉन मंदिर नवी मुंबई में किया गया है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर कहाँ बनाया गया है? नवी मुंबई में। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, और ये एशिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ श्रील प्रभुपाद का स्मारक होगा। ठीक है, और इस मंदिर को नाम क्या दिया गया? श्री श्री राधा मदन मोहन। 9 एकड़ में बना यह मंदिर 12 साल में बनकर तैयार हुआ है। इस मंदिर के निर्माण पर करीब 170 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा हुआ। आगे चलते हैं। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता सूरत सिंह खालसा का निधन। 15 जनवरी को अधिकार कार्यकर्ता सूरत सिंह खालसा का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया। सूरत सिंह 92 साल के थे। ये सूरत सिंह थे। ठीक है दोस्तों, क्या थे ये? सामाजिक नागरिकों के अधिकार के कार्यकर्ता थे जिनका निधन हो गया है। सूरत सिंह खालसा के जेल में बंद सिखों की रिहाई के लिए जनवरी 2015 में भूख हड़ताल की थी, जो करीब 8 साल तक चली थी। 11 फरवरी 2015 को सूरत सिंह खालसा ने पीएम मोदी को एक खुला पत्र लिखा जिसमें उन्हें भूख हड़ताल का उद्देश्य बताया था। सूरत सिंह खालसा का जन्म 7 मार्च 1933 को लुधियाना के हसनपुर गांव में हुआ था। वे एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता है जिन्हें बापू सूरत सिंह खालसा के नाम से जाना जाता है। बापू सूरत सिंह खालसा के नाम से जाना जाता है, और इसका काम क्या था? नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। ठीक है, बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं, अगर पूछेगा तो। उड़ीसा की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल में गए लोगों को मानसिक पेंशन देने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने 14 जनवरी को 1975 और 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जो जेल में गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की। अरे वाह, क्या बात है यार, नौकरी दे दो ना किसी को। मासिक पेंशन के अलावा आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों मुफ्त सेवा प्रदान की गई है। चिकित्सा के लिए भी मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई है। ठीक है, यह पेंशन 26 जून 1975 से 31 मार्च 1977 तक मीसा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 या DIER भारत रक्षा अधिनियम या DISIR भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम के तहत जेल में बंद व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी। यह पेंशन लाभ 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। इससे पहले देश के 3 राज्य MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने आपातकाल के दौरान मीसा या DIR बंदियों के लिए पेंशन योजना शुरू की हुई है। राजस्थान भी दे रहा है अपना, MP में भी दी जा रही है, और छत्तीसगढ़ में भी दी जा रही है। तो राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, और अब कौन सा हो गया? उड़ीसा। चौथा राज्य कौन सा हो गया है? उड़ीसा। ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा चौथा राज्य है जो 1975 से 77 तक आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों को पेंशन देने की व्यवस्था की है। तो चौथा राज्य उड़ीसा है। राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, और कितने देगा? 20,000 रुपये मासिक देगा।
मध्य प्रदेश देखो, इससे पहले 3 राज्य एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने आपातकाल के दौरान मीसा डीआईआर बंदियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है और कितनी कितनी की गई है, 15,000 से 25,000 रुपये प्रति वर्ष दे रहा है। वहीं मध्य प्रदेश तो 15,000 से 25,000, छत्तीसगढ़ 5,000 से 25,000 और राजस्थान में 20,000 रुपये प्रति माह दे रहा है। तो उड़ीसा में भी कितना दे रहा है, 20,000 रुपये प्रति माह दे रहा है। चलो अच्छी बात है। इंडिया वीमेंस ने आयरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड 435 रन बना दिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 15 जनवरी को आयरलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर 5 विकेट पर रिकॉर्ड 435 रन बनाया। स्मृति मंदाना दूसरी वुमेन्स महिला है जिसके 4,000 रन पूरे हुए हैं, ठीक है ना। 135 पारियां खेली, जबकि प्रतिका रावत ने 154 रन की पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट के लिए 233 रनों की साझेदारी कर दी। यह वनडे क्रिकेट में भारत का सर्वोच्च स्कोर है। महिला टीम ने पुरुष टीम के सर्वोच्च स्कोर 418 को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय महिला टीम वनडे मैच में चौथा हाईएस्ट स्कोर करने वाली तीसरी टीम बन गई है। महिला क्रिकेटर में हाईएस्ट स्कोर खड़ा करने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम है। 2018 में महिला टीम ने आयरलैंड के ही खिलाफ 491 रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोनिया गांधी ने कहीं कांग्रेस मुख्यालय का इनॉग्रेशन किया है। कांग्रेस के मुख्यालय का इनॉग्रेशन किया गया है। 252 करोड़ रुपए में बनकर ये तैयार हुआ है और ये कहाँ हुआ है, इंदिरा भवन। इसका नाम क्या दिया है, इंदिरा गांधी भवन। इंदिरा गांधी भवन दिया है। सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं के साथ 15 जनवरी को कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है, कोटला रोड, नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी का नया पता है 9A, इंदिरा गांधी भवन 9A। आगे चलते हैं। 24 अकबर रोड से हटा करके कहाँ कर दिया, पहले था वहाँ पे 252 करोड़ रुपए लगे हैं। 2009 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। 500 मीटर की दूरी भाजपा मुख्यालय से, बीजेपी के मुख्यालय से, मोदी जी के मुख्यालय से 500 मीटर की दूरी पर, और इससे 252 करोड़ रुपए लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लुटियन जोन में भीड़ भाड़ होने की वजह से अपना दफ्तर बदलने की बातें कही थी। अगला क्वेश्चन है कि बुमराह ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने। बुमराह, शाबाश मेरे शेरो। विमेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर सदरलैंड को अवार्ड मिला। देखिए, मेल में तो कौन बने, अपने बुमराह। मेल में तो अपने बुमराह, और फीमेल में, वुमेन में कौन, ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर सदरलैंड बनी। जसप्रीत बुमराह ने दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट खेले। इन्होंने 22 विकेट अपने नाम किए थे, इसलिए जसप्रीत बुमराह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गए हैं, बुमराह बन गए हैं। और वीमेंस कैटेगरी में सदरलैंड को कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर सदरलैंड बनी है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% तक पहुंचने की संभावना है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकास 2025 के वित्तीय वर्ष में 6.7% तक सुधारने का अनुमान है, जैसा कि CRISIL इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है। यह अनुमानित वृद्धि इस वित्तीय वर्ष में 6.4 तक सुस्ती के बाद आ रही है, जो पिछले वर्ष 8.2 थी। पिछली बार कितनी थी, 8.2% थी, और अब कितनी वो अनुमानित की गई है, 6.7% की वृद्धि अनुमानित की है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की जीडीपी में CRISIL, किसने, CRISIL के तहत कितनी % की वृद्धि हो रही है, 6.7% की वृद्धि अनुमानित की गई है। CRISIL ने FY25 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7 लगाया है, ठीक है, जो 2024 में क्या थी, 6.4 थी, ठीक है दोस्तों। और 2023 में कितनी थी, 8.2 थी। CRISIL का क्या है ये, CRISIL भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्थापना कब हुई थी इसकी, 1987 में। क्रिसिल क्या है, भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है, और पेरेंट कंपनी क्या है, S&P ग्लोबल, ठीक है दोस्तों। इसने घोषणा की है कि भारत की जीडीपी का अनुमान 6.7% है। आगे चलते हैं। भारत क्लीनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत के हरित लक्ष्यों को बढ़ावा दिया है। भारत क्लीनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत के हरित लक्ष्यों को बढ़ावा दिया है। किसने की थी इसकी घोषणा, की थी किसने, क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग नई दिल्ली में पीयूष गोयल जी ने की थी।
11 जनवरी को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया था। यह पहल भारत के क्लीनटेक मूल्य श्रृंखलाओं के सौर, पवन, हाइड्रोजन बैटरी सुधारने के लिए सतत लक्ष्यों को मार्गदर्शन प्रदान करती है। ठीक है, 2030 तक 500 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता पर निर्धारित करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किया है। 13 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर S.K. चौहान पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शन प्रिविलेज ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया। पार्लियामेंट पावर फंक्शंस प्रिविलेज ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया। इस अवसर पर धनखड़ ने लेखक के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने लोकतंत्र में संसद की जटिल भूमिका को समझने में लगाई। पुस्तक में संसद कार्य, विशेषाधिकार, सरकार की जवाबदेही बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। विशेष रूप से समझाने के देश के तत्व देश के लोकतांत्रिक तानों बानों को कैसे प्रभावित करते हैं। डॉक्टर S.K. चौहान की पुस्तक है। ठीक है, जगदीप धनखड़ ने इसका विमोचन किया है। ठीक है दोस्तों, संसद के लोकतंत्र जवाबदेही भूमिका है। पुस्तक का शीर्षक क्या है? ये पुस्तक का नाम है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस प्रिविलेज ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। जवाबदेही में संसद की भूमिका क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। दिसंबर 2024 में थोक महंगाई बढ़कर 2.37 पर आ गई है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2024 दिसंबर में थोक महंगाई कितनी बढ़ी थी, तो 2.37 पर आ गई है। ठीक है ना, 2.37 पर आ गई है। 2.37 दिसंबर 2024 में भारत की थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 2.37 हो गई, जो नवंबर में कितनी थी, 1.81 1.89 थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से निर्मित उत्पादों, गैर खाद्य वस्तुओं और ईंधन एवं बिजली के उच्च मूल्यों के कारण हुई है। आगे चलते हैं। भारत ने दूसरे बहुउद्देशीय पोत के रूप में उत्कर्ष का अनावरण किया है। किसका? उत्कर्ष का। उत्कर्ष का अनावरण किया है और किसके लिए? बहुउद्देशीय पोत के रूप में। किस पोत के रूप में? बहुउद्देशीय पोत के रूप में उत्कर्ष का अनावरण किया है। 13 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना ने L&T शिपयार्ड MS या L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित 2 मल्टीपर्पज वेसल्स MPVS मल्टीपर्पज वेसल्स में से दूसरे वेसल्स को L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया है। और ये कार्यक्रम रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह के साथ भारतीय नौसेना L&T शिपयार्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जहाज का नाम उत्कर्ष रखा गया है, जो भारत की स्वदेशी शिप बिल्डिंग क्षमताओं में एक कदम और आगे बढ़ाने के साथ साथ देश की रक्षा में निर्माण में आत्मनिर्भरता की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है। L&T शिपयार्ड और कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया है। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव कौन है? अपने राजेश कुमार सिंह अपने रक्षा सचिव है। इनकी उपस्थिति में L&T शिपयार्ड और MS कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। कट्टुपल्ली चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है और इसका नाम उत्कर्ष रखा गया है। ठीक है, उत्कर्ष रखा गया है। आगे चलते हैं। भारत ने उत्कर्ष को दूसरे बहुउद्देशीय पोत के रूप में अनावरण किया है। ठीक है, दूसरा है ये बहुउद्देशीय पोत के रूप में दूसरा नंबर का है। L&T एंड शिपयार्ड कट्टुपल्ली चेन्नई में उत्कर्ष, जिसका नाम है श्रेष्ठ आचरण, इसका उत्कर्ष नाम का श्रेष्ठ आचरण यानी बहुउद्देशीय पोत कमीशन किया गया है। राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव है अपने। ठीक है ना, वाइस एडमिरल B शिव कुमार सिंह, जयंत पाटिल। MS और L&T ये कंपनियां हैं। आगे चलते हैं। गान नगाई 2025 मणिपुर में एकता और परंपरा का उत्सव। गान नगाई उत्सव कहाँ का है? गान नगाई उत्सव कहाँ का है? मणिपुर का। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली आने वाली एग्जाम में छपेगा डायरेक्ट। गान नगाई उत्सव कहाँ का है? मणिपुर का। गान नगाई उत्सव कहाँ का है? ये मणिपुर का है। ठीक है दोस्तों, कहाँ का है? मणिपुर का है। गान नगाई उत्सव कहाँ का है? मणिपुर का है, जो जेलियांगरोंग समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक फसल कटाई के बाद का उत्सव है। कौन सी समुदाय का? जेलियांगरोंग समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल फसल कटाई के बाद का उत्सव है। 12 जनवरी 2025 को मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य उत्सव की शुरुआत की गई है। फसल कटाई से संबंधित है। गान नगाई उत्सव कहाँ का है? मणिपुर का है। आगे चलते हैं।
गान नगाई मणिपुर में एकता परंपरा का उत्सव है। जेलियांगरोंग लोग जेम लियामंगई रोंगमई पुयमई जनजातीय द्वारा मनाया जाता है। गान नगाई का अर्थ क्या है? शीत ऋतु का उत्सव है। कौन सा? गान नगाई शीत ऋतु का उत्सव है और कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? मणिपुर के एन बीरेन सिंह है। राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया और अपनी शुभकामनाएं दी है। ठीक है, 12 जनवरी को शुरू हुआ है, फसल कटाई के बाद का उत्सव है। यह उत्सव समुदाय में एकता, शांति और प्रेम समृद्धि का प्रतीक है। गान नगाई उत्सव मणिपुर का है, फसल कटाई के बाद का मनाया जाने वाला है और जेलियांगरोंग लोंग जनजातियां मनाती है। ठीक है, एन बीरेन सिंह ने भी इसमें भाग लिया, वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं। 15 जनवरी का इतिहास देख लीजिए अब। 15 जनवरी भारत में सेना दिवस को मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया गया? सेना दिवस मनाया गया। इस साल भारत अपना 77वां सेना दिवस मना रहा। भारत ने अपना कौन सा सेना दिवस मनाया? 77वां। ये 1949 का वह दिन था जब जनरल एम के करियप्पा ने अंग्रेज से पदभार ग्रहण करके भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। जनरल के एम करियप्पा 1949 में पहले कमांडर इन चीफ बने थे भारतीय सेना के 15 जनवरी के दिन। ठीक है, उसी दिन को क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 2020 में विराट कोहली को आईसीसी स्पिरिट ऑफ अवार्ड द ईयर चुना गया था। 2020 में 15 जनवरी को विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ द ईयर का चुनाव अवार्ड दिया गया था। 15 जनवरी 2010 में 3 घंटे से भी ज़्यादा अवधि वाला 21वीं शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण था। 15 जनवरी 2010 को 21वीं शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण था। आज ही के दिन, मतलब 15 जनवरी के दिन 1998 15 जनवरी 1998 में भारत के पूर्व कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा का निधन हुआ था। गुलजारीलाल नंदा क्या थे? पूर्व कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। इनका निधन 15 जनवरी 1998 को था। 15 जनवरी 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, भारतीय इंडियन खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1965 में। 15 जनवरी 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को थैंक यू। आप सभी को थैंक यू। प्यार भरा राम राम। गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे। दोस्तों, मैं रोज़ आपसे कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब तो बढ़ाइए आप, जब भी तो मेरी और अच्छे से करने की इच्छा जागृत होगी ना, मुझे आप संबल तो दो कि हम देख रहे हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।